नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्कैन इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज जिस टॉपिक के बारे में हम लोग पढ़ेंगे वो है एंटी डिफेक्शन लॉ। आजकल न्यूज़ में ये लॉ काफ़ी चर्चा में रह रहा है क्योंकि कई स्टेट्स में जैसे कि एमपी में अभी तुरंत सरकार चेंज हुई है बिना इलेक्शन के, उसमें इस लॉ के बारे में काफ़ी डिस्कशन हुआ। अभी राजस्थान में भी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ रही है और फिर से ये लॉ डिस्कशन में काफ़ी आया है। तो आज हम इस लॉ के बारे में जानेंगे, एंटी डिफेक्शन लॉ, जो कॉन्स्टिट्यूशन के 10th शेड्यूल में है। तो ये एंटी डिफेक्शन लॉ जो है 10th शेड्यूल का पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन के। ये 1985 में बाय 52nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये इंक्लूड किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में। इसका जो इंटेंट था वो ये था कि जो हमारा पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नेंस है, जिसमें डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स मिल के सरकार बनाते हैं, वैसे रिप्रेजेंटेटिव आए दिन अपनी एलिजियंस और लॉयल्टी शिफ्ट करते थे एक पार्टी से दूसरी पार्टी में। इस कारण से बहुत ही इंस्टेबिलिटी आ गई थी, कई बार गवर्नमेंट्स गिरती थी और बनती थी। तो उस सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए इस लॉ को लाया गया। टेंथ शेड्यूल का पार्ट है ये लॉ। कॉन्स्टिट्यूशन में 10th शेड्यूल में इसको इंक्लूड किया गया, लेकिन ये हमेशा से 10th शेड्यूल का पार्ट नहीं रहा है। इसके पहले जो 10th शेड्यूल था, जो पहली बार बना था, वो बना था सिक्किम के साथ अपने कंट्री मतलब इंडिया के एसोसिएशन को डिफाइन करने वाले जो प्रोविजंस थे वो 10th शेड्यूल में थे। लेकिन सिक्किम जब पूरी तरह से इंडिया का स्टेट बन गया तो 10th शेड्यूल को रिपील कर दिया गया वाया 36th अमेंडमेंट एक्ट। उसके बाद जब 1985 में एंटी डिफेक्शन लॉ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 52nd से लाया गया तो फिर 10th शेड्यूल को फिर से इंक्लूड किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में। तो ये 10th शेड्यूल की हिस्ट्री है। डेफिनेशन ऑफ डिफेक्शन। देखिए, डिफेक्शन ये होता है कि जब आप किसी एक दल में या किसी एक पार्टी में रहते हैं और उस पार्टी को छोड़ के आप दूसरी पार्टी या अपोजिशन पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं, मतलब एक पाला छोड़ के दूसरे पाले में चले जाते हैं, तो उसको डिफेक्शन कहते हैं। लिटरली अगर इसका डेफिनेशन देखा जाए तो वो है टू अबैंडन अ पोजिशन और एसोसिएशन ऑफन टू ज्वाइन एन अपोजिंग ग्रुप। तो जब भी आप लॉयल्टी शिफ्ट करते हैं, कोई भी लॉयल्टी शिफ्ट करता है, तो उसको डिफेक्शन कहते हैं। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड इस लॉ का ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन में पॉलिटिकल पार्टी या उसके एग्जिस्टेंस को लेके कोई रेफरेंस नहीं है। और 1950 में जब कॉन्स्टिट्यूशन चालू हुआ, लागू हुआ, उसके बाद से लेके 60s मिड 60s तक एक पार्टी का डोमिनेंस था, कांग्रेस पार्टी का, और ज़्यादा डिफेक्शन वगैरह होते नहीं थे। लेकिन 1967 के इलेक्शन के बाद सब कुछ चेंज हो गया। इसीलिए 1967 के इलेक्शन को वाटरशेड मोमेंट इंडिया के पॉलिटिक्स में कहते हैं। देखते हैं कि 1967 को वाटरशेड ईयर क्यों कहते हैं और तब ऐसा क्या हुआ कि एक एंटी डिफेक्शन लॉ की ज़रूरत महसूस होने लग गई। 1967 के इलेक्शन में एक साथ पार्लियामेंट और 16 अलग अलग स्टेट्स, 16 स्टेट्स का इलेक्शन हुआ। इसमें ऑलमोस्ट 4000 रिप्रेजेंटेटिव इंक्लूडिंग एमएलएज एंड एमपीज इलेक्ट हुए। कांग्रेस पार्टी सिर्फ एक स्टेट में पावर में आई और बाकी में पावर से बाहर चली गई। उसके बाद 67 और 71 के बीच में जो कोलिशन एरा जो शुरू हुआ, उसमें आउट ऑफ दिस 4000 ऑलमोस्ट 50% जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे उन्होंने डिफेक्शन किया, मतलब अपना पाला बदला। एग्जैक्टली अगर देखें तो 142 एमपीज और 1900 एमएलएज जो हैं वो अपने पार्टी को चेंज करके दूसरी पार्टी में गए। जो डिफेक्टर्स थे उनको काफ़ी प्लम पोजीशंस, मिनिस्ट्रीज और यहाँ तक कि हरियाणा में तो चीफ मिनिस्टरशिप भी मिली। हरियाणा के एक लेजिस्लेटर का नाम गयालाल था, जिसने 3 बार एक ही टेन्योर में, एमएलए के टेन्योर में 3 बार पार्टी चेंज की। उसके नाम से ये जो फ्रेज है आया राम गया राम, ये पॉपुलर हुआ, जो डिफेक्शन को डिनोट करता था। हालांकि 67 और 71 के बीच में इतनी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ड्यू टू डिफेक्शंस हुई,
लेकिन एंटी डिफेक्शन लॉ की जो ज़रूरत महसूस उस टाइम की गई, उसको इनैक्ट होने में 17 साल ऑलमोस्ट लग गए। 1985 में फाइनली जाके ये लॉ इनैक्ट हुआ। फिफ्टी सेकेंड अमेंडमेंट एक्ट जिससे एंटी डिफेक्शन लॉ लाया गया, इसमें आर्टिकल्स 101, 102, 190 एंड 191 जो एमपीज और एमएलएज के डिस्क्वालिफिकेशन वगैरह से डील करता है, उसको चेंज किया गया कि किस ग्राउंड पे उनको डिस्क्वालीफाई किया जाएगा। उस लॉ में ये प्रोविजंस डाले गए कि कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर तब डिस्क्वालीफाई होगा जैसे इन केस ऑफ अगर वो मेंबर लेजिस्लेचर का या पार्लियामेंट का किसी पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर रहता है, इलेक्शन के टाइम किसी पार्टी के टिकट पे उसने इलेक्शन लड़ा है, तो अगर वो वॉलंटरी पार्टी से रिजाइन कर देता है, वॉलंटरी रेजिग्नेशन, या पार्टी के डायरेक्टिव्स को डिसोबे करता है, या पार्टी का जो भी विप के द्वारा डायरेक्शन है उसको वो डिसोबे करता है और 15 दिन के अंदर पार्टी अगर उसको माफ नहीं करती है या उसने प्रायर परमिशन नहीं लिया है पार्टी के डायरेक्टिव के अगेंस्ट काम करने के लिए, तो ऐसा मेंबर ऑटोमेटिकली डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। अगर कोई एमएलए या एमपी इंडिपेंडेंट के रूप में इलेक्शन लड़ा है और अगर वो कोई किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करता है तो भी वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। नॉमिनेटेड मेंबर्स के केस में जो एमएलए या एमपी नॉमिनेट किए गए हैं और किसी पार्टी के वो ऑलरेडी नहीं थे, तो वो कोई भी पार्टी 6 महीने के अंदर ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन 6 महीने पास करने के बाद वो अगर कोई भी पार्टी चेंज करते हैं तो उनको भी डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। अब इसमें कुछ एक्सेप्शंस दिए गए हैं कि अगर कोई मेंबर को स्पीकर या चेयरमैन इलेक्ट किया जाता है तो वो अपने पार्टी से रिजाइन कर सकता है और पार्टी को रीज्वाइन कर सकता है एक बार उस पोस्ट से वो हटता है, तो इस केस में कोई भी डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होगी। और एक पार्टी दूसरे में मर्ज कर सकता है अगर 1/3 ऑफ इट्स पार्टी लेजिस्लेटर्स वोटेड फॉर द मर्जर। अगर 1/3 वोट करें मर्जर के लिए तो वो पार्टी दूसरे में मर्ज हो सकती है। और स्प्लिटिंग का प्रोविजन भी था कि पार्टी स्प्लिट कर सकती हैं, लेकिन अब उस लिमिट को बढ़ा के 2/3 कर दिया गया, मतलब 2/3 मेंबर्स अगर स्प्लिट करना चाहते हैं पार्टी को तभी पार्टी स्प्लिट होगी। अब ये लॉ जैसे ही पास हुआ एंटी डिफेक्शन लॉ 52nd अमेंडमेंट के द्वारा, तो बहुत ही कड़ा ऑपोजिशन और विरोध इसका देश में होना चालू हो गया और एक पीआईएल पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन सुप्रीम कोर्ट में फाइल की गई कि होटो होलहून वर्सेस जकीलू एंड अदर्स 1992 में। पीआईएल में इस बेसिस पे इस एक्ट को चैलेंज किया गया था, इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को चैलेंज किया गया था कि ये जो भी पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स हैं या डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उनके राइट टू फ्री स्पीच का हनन करता है और जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का बेसिक स्ट्रक्चर है उसको ये वायलेट करता है। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें बोला कि कोई भी मेंबर को अगर वो कोई भी पार्टी का डायरेक्टिव वायलेट करता है तो उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट का ये ऑब्जर्वेशन था कि ये जो स्ट्रिक्ट प्रोविजंस हैं इसको थोड़ा सा लिबरलाइज करना चाहिए और डिस्क्वालिफिकेशन सिर्फ उन केसेस में होना चाहिए जब उस रिप्रेजेंटेटिव के एक्शन से गवर्नमेंट के गिरने के चांसेस हों या फिर जो बेसिक आइडियोलॉजी या इलेक्टोरल कमिटमेंट है पार्टी का वो अगर कॉम्प्रोमाइज हो रहा हो रिप्रेजेंटेटिव के एक्शन से, पार्टी विरोधी एक्शन से, तो ही उस केस में ही डिस्क्वालिफिकेशन होना चाहिए, ना कि हर केस में जिसमें वो पार्टी के डायरेक्टिव को अपोज करता हो। टाइम बीतने के साथ जो भी एंटी डिफेक्शन लॉ था उसमें कुछ चेंजेस करने की जरूरत महसूस हुई, इसलिए 2003 में प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम में 91st अमेंडमेंट एक्ट लाया गया और उससे एंटी डिफेक्शन लॉ में कुछ चेंजेस किए गए। 52nd अमेंडमेंट एक्ट के अंदर 1/3 इलेक्टेड मेंबर्स अगर साथ में डिफेक्ट करते थे तो उसको मर्जर माना जाता था, लेकिन 91st अमेंडमेंट एक्ट में इसको बढ़ाकर 2/3 कर दिया गया। 2/3 मेंबर जब
एक साथ मर्जर के फेवर में वोट करेंगे तभी वो लीगल होगा। 91st अमेंडमेंट में ये भी मैंडेटरी कर दिया गया कि जो भी डिफेक्ट करेगा उसको अपनी मेंबरशिप, हाउस की मेंबरशिप से रिजाइन करना पड़ेगा और री इलेक्शन करना पड़ेगा। तो दे विल हैव टू सीक री इलेक्शन if they defect and they'll be automatically be removed from the membership of the house. 10 शेड्यूल के जो एंटी डिफेक्शन लॉ है उसके मेन प्रोविजंस को देख लेते हैं कि उसमें मेन प्रोविजन क्या है। तो डिस्क्वालिफिकेशन की कंडीशंस देखते हैं कि अगर कोई मेंबर किसी पॉलिटिकल पार्टी की सदस्यता छोड़ देता है, कोई एमएलए या एमपी, तो वो डिस्क्वालीफाई होगा। और पार्टी के डायरेक्टिव के कॉन्ट्रेरी अगर वो वोट करता है या फिर पार्टी ने अगर उसको वोट करने बोला है और वो एब्सटेन करता है, इस केस में भी वो डिस्क्वालीफाई होगा। लेकिन ये अप्लाई नहीं करेगा अगर उस रिप्रेजेंटेटिव ने प्रायर परमिशन ले रखा है या फिर वोटिंग या एब्सटेंशन के 15 दिन के अंदर पार्टी उसके एक्शन को माफ कर देती है, तो डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होगा। ये पहले हमने डिस्कस कर रखा है कि अगर एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर लेता है तो दैट विल ऑल्सो अमाउंट टू डिस्क्वालिफिकेशन। और कोई नॉमिनेटेड मेंबर 6 महीने के बाद अगर किसी पार्टी का मेंबर बनता है तो वहां भी डिस्क्वालिफिकेशन हो जाएगा। अब ये पावर जो है डिस्क्वालिफिकेशन का, ये पूरी तरीके से चेयरमैन ऑफ द हाउस या स्पीकर के हाथ में होता है। चेयरमैन और स्पीकर इज कंप्लीटली एम्पावर्ड टू टेक एनी डिसीजन रिगार्डिंग द डिस्क्वालिफिकेशन। अब इसमें कुछ एक्सेप्शंस दिए गए हैं कि अगर कोई भी ओरिजिनल पॉलिटिकल पार्टी जो भी है वो किसी और पार्टी में मर्ज हो जाती है तो उस केस में कोई डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होगा। अगर कोई मेंबर मर्जर को एक्सेप्ट नहीं करता है तो टू थर्ड, चीकू यहां पे काट देना। अब इसके केस में एक्सेप्शंस देखते हैं कि कोई भी मेंबर तब डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाएगा अगर उसकी पूरी पार्टी जो है वो किसी और पार्टी में जाके ज्वाइन कर जाती है, तो सारे के सारे मेंबर्स उस नई पार्टी के मेंबर हो जाएंगे। लेकिन ऐसा मर्जर करने के लिए कम से कम टू थर्ड मेंबर्स का अग्रीमेंट चाहिए होता है। दे नीड टू अग्री टू दैट मर्जर। और जो भी मेंबर्स एक्सेप्ट नहीं करते हैं मर्जर को, दे विल also not be disqualified and they'll keep functioning as a separate group. अब इसमें जो है 10 शेड्यूल में पहले यह था कि कोर्ट्स बिल्कुल इंटरवीन नहीं करेंगे, स्पीकर जो भी डिसीजन लेता है डिस्क्वालिफिकेशन का वो फाइनल होगा। लेकिन दिस प्रोविजन वाज स्ट्रक डाउन बाय द सुप्रीम कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट हैज एक्सटेंडेड इट्स पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू ओवर दिस। तो स्पीकर का जो भी डिसीजन होगा डिस्क्वालिफिकेशन को लेके वो लीगल है कि नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनल है कि नहीं, इस पे सुप्रीम कोर्ट जुडिशियल रिव्यू कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों। तो दोस्तों अब देखते हैं सुप्रीम कोर्ट के कुछ इंपॉर्टेंट जजमेंट्स जो एंटी डिफेक्शन लॉ पे दिए गए हैं। तो इस लॉ की जुडिशियल हिस्ट्री शुरू होती है क्योटो होलोहॉन वर्सेस जकीलू एंड अदर्स, जो 92 का केस था, पीआईएल फाइल हुआ था सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें एंटी डिफेक्शन लॉ के कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को चैलेंज किया गया था। तो इस केस में इशू ये था कि पीआईएल ये अलेज करती थी कि 10 शेड्यूल एंटी डिफेक्शन लॉ जो है वो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन और डेमोक्रेटिक राइट्स इलेक्टेड मेंबर्स के उसको सबवर्ट करता है, उसको कर्टेल करता है। सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी जो एंटी डिफेक्शन लॉ का था उसको अपहोल्ड किया और बोला कि ये सारे एलिगेशन गलत हैं, जो फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन है वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के इम्पिंज नहीं होते हैं। सेकंड जो इशू था कि स्पीकर और चेयरमैन जो भी डिस्क्वालिफिकेशन पे डिसीजन लेता है वो लास्ट होता है, फाइनल होता है और उसमें किसी भी कोर्ट की कोई भूमिका नहीं है। तो इस पे सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जुडिशियल रिव्यू का पावर है जो कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा दिया गया है, और इस केस में भी ये जुडिशियल रिव्यू वैलिड रहेगा। लेकिन ये जुडिशियल रिव्यू डिसीजन मेकिंग के बाद होगा। स्पीकर और चेयरमैन जो भी डिसीजन लेते हैं उस प्रोसेस में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट कहीं इन्वॉल्व नहीं होगी, लेकिन एक बार डिसीजन लिया जा सकता है, लिया जाने के बाद जुडिशियल रिव्यू पॉसिबल है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने जो कॉन्स्टिट्यूशन में उनको जुडिशियल रिव्यू की पावर दी है उसको मेंटेन किया है, लेकिन वो उनके डिस्क्वालिफिकेशन डिसीजन के बाद ही किया जा सकता है।
एक और इम्पॉर्टेंट केस जो इसके रिगार्डिंग है, एंटी डिफेक्शन लॉ के रिगार्डिंग, रवि एस नायक वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1994। इसमें ये इशू था कि वॉलेंटरली गिविंग अप मेंबरशिप ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, जो ग्राउंड ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन इंक्लूड किया गया एंटी डिफेक्शन लॉ में, उसमें ये एलेज किया गया कि रेजिग्नेशन ही सिर्फ जो है कि अगर कोई मेंबर रिजाइन करता है तो ही वो वॉलेंटरली गिव अप कर रहा है मेंबरशिप ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, और सिर्फ उसी केस में डिस्क्वालिफिकेशन होना चाहिए। इस पे सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि वॉलंटरी मेंबरशिप गिव अप करना जो है उसका बहुत वाइड मीनिंग होता है, और ये मेंबर्स के जो कंडक्ट हैं, जैसे पार्टी के डायरेक्शन के अगेंस्ट वोट करना, या पार्टी के वोटिंग डायरेक्टिव के टाइम में एब्सटेन करना, या किसी और पार्टी के कैंडिडेट के लिए या रेजोल्यूशन के लिए वोट करना, ये सब इसमें इंक्लूडेड है और डिस्क्वालिफिकेशन का ग्राउंड हो सकता है। एक और केस जो है वो जी विश्वनाथ वर्सेस स्पीकर तमिलनाडु लेजिस्लेटिव असेंबली 1996। इसमें इशू ये था कि मेंबर को अगर ओल्ड पार्टी से एक्सपेल कर दिया जाता है, वो खुद मेंबरशिप नहीं छोड़ता है, उसको एक्सपेल कर दिया जाता है और उसके बाद वो किसी और पार्टी को ज्वाइन करता है, तो क्या उसको भी वॉलंटरली गिविंग अप द मेंबरशिप माना जाएगा? तो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें बोला कि अगर किसी मेंबर को एक्सपेल किया जाता है और वो खुद पार्टी नहीं छोड़ता है या एंटी पार्टी एक्टिविटीज नहीं करता है हाउस में, तो उसको अनअटैच्ड मेंबर हाउस में माना जाएगा और वो अपनी मेंबरशिप से उसकी बनी रहेगी हाउस की। अगर वो कोई नया पार्टी ज्वाइन करता है तो ये माना जाएगा कि ही हैज वॉलंटरली गिवन अप मेंबरशिप ऑफ हिज ओल्ड पार्टी एंड देन ही कैन बी डिस्क्वालिफाइड। तो ये जो एंटी डिफेक्शन लॉ है, इसको इनेक्ट हुए ऑलमोस्ट 35 ईयर्स हो गए हैं। इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज रहे हैं, अभी हम उस पर थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। ये लॉ आने के बाद जो पार्टी है, पार्टीज़ का अपने इलेक्टेड मेंबर्स पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग ग्रिप हो गया है। पार्टीज़ जैसे चाहती हैं वो वैसे वोट करते हैं। इन एक्सेप्शनल केसेस जब बड़ा चंक पार्टी से अलग होना चाहता है या रिज़ाइन करता है तो ही इंस्टेबिलिटी होती है। कुछ मेंबर्स, सिर्फ इक्का दुक्का मेंबर्स पार्टी के अगेंस्ट काम नहीं कर सकते हैं और पार्टी का जो भी डायरेक्टिव है वो फॉलो होता है। स्टेबिलिटी भी जो है वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स की बढ़ गई है। बीच में सरकार गिराना या सरकार बनाना कम हो गया है। लेकिन इसका एक नेगेटिव आउटकम भी एंटी डिफेक्शन लॉ का हुआ है कि जो भी एमपीज अपने डिस्क्रिशन या पार्टी से अलग व्यू अपना एक्सप्रेस कर सकते थे, उस पर वोट कर सकते थे, वो बिल्कुल कम हो गया है। एवरी मेंबर ऑफ द पार्टी, जो भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है, हैज़ टू टो द पार्टी लाइन। तो जो भी डिसेंशन या डाइवर्स व्यू का कल्चर था वो कम हो गया है। It has also culminated into absence of constructive debates on critical policy issues. जो भी पॉलिसी इश्यूज होते हैं इंपॉर्टेंट नेशन के इश्यूज पे, नेशनल इश्यूज पे, उस पे जो कंस्ट्रक्टिव डिबेट, अलग अलग व्यूज थे, वो कम हो गए हैं। पार्टी जो भी पार्टीज होती हैं उनका अपना जो व्यू होता है, सारे मेंबर्स को उसी को रिस्पेक्ट करना होता है, और कोई भी डिसेंशन या उस व्यू से कोई डाइवर्स ओपिनियन जो है वो कम हो गया है। और जो पार्टी का विप होता है, जो पार्टी के सारे जो भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं उनके लिए डायरेक्टिव इशू करता है, वो बहुत पावरफुल हो गया है। उसके थ्रू ही, विप के थ्रू ही पार्टी अपने सारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव पे कमांड और कंट्रोल करती है। 35 ईयर्स एंटी डिफेक्शन लॉ होने के बाद भी इसमें कुछ कमियां महसूस की जाती हैं और बहुत सारे रिफॉर्म्स की मांगे टाइम टू टाइम उठती रहती हैं, जो फील की जाती हैं कि इस लॉ को इम्प्रूव किया जा सकता है इन रिफॉर्म्स के थ्रू। जो कुछ की रिफॉर्म्स हैं हम यहाँ डिस्कस कर सकते हैं। जो चेयरमैन या स्पीकर को फाइनल अथॉरिटी दी गई है डिस्क्वालिफिकेशन डिसाइड करने की, उसकी रिव्यू की ज़रूरत है, क्योंकि जो हमारा सिस्टम है उसमें जो स्पीकर है कम्स फ्रॉम अ पॉलिटिकल बैकग्राउंड, एंड टू अज्यूम दैट ही विल बी अनबायस्ड कंप्लीटली इज़ अ फॉलिसी। जो स्पीकर और चेयरमैन है वो अपने जो ओरिजिनल उसकी पार्टी है उसके इंटरेस्ट में ज़्यादातर फैसला लेता है, और ये जो है सिस्टम में थोड़ा सा बायस लाता है। तो ये अल्टीमेट डिसीजन मेकिंग जो स्पीकर को दी गई है, ये रिव्यू की जा सकती है। दूसरा जो फ्रेज है वॉलंटरली गिविंग अप द मेंबरशिप, बहुत वेग है और इसको क्लियरली डिफाइन करने की ज़रूरत है कि ये किन केसेस में अप्लाई होगा। इसको अगर क्लियरली इन्यूमरेट किया जाएगा तो कंफ्यूजन कम होगा। और पॉलिटिकल पार्टीज को भी हर
इशू पे विप्स जो इशू करते हैं उससे पार्टी के अंदर जो रिचनेस है डिबेट का और अलग अलग व्यूज़ को जो स्पेस मिलता है वो कम हो गया है। तो विप तभी इशू करना चाहिए जब क्रिटिकल इश्यूज हों जिस पे वोटिंग होती है, जैसे पार्टी के कोर कमिटमेंट्स जो इलेक्शन में दिए गए हैं या फिर गवर्नमेंट की स्टेबिलिटी, ऐसे इश्यूज पे ही विप्स जारी करने चाहिए। हर छोटे मोटे इशू पे विप जारी करने से मेंबर्स के व्यूज़ जो इंडिविजुअल व्यूज़ हैं वो कंटेन होती है, वो सप्रेस होती है। अब इलेक्शन कमीशन ने इस लॉ के बारे में एक इम्पॉर्टेंट रिफॉर्म सजेशन दिया है। उसने रिकमेंड किया है कि जो भी डिसीजन 10 शेड्यूल के अंदर गवर्नर या चेयरमैन लेते हैं उस पे इलेक्शन कमीशन का बाइंडिंग एडवाइस होना चाहिए, क्योंकि इलेक्शन कमीशन वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो इलेक्शन वगैरह से डील करती है, तो उसका जो एडवाइस होना चाहिए वो बाइंडिंग होना चाहिए। इससे गवर्नर वगैरह की जो पार्टिजनशिप बिहेवियर है वो कंट्रोल होगा। तो ऐसा कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाया जाए जो ये पावर डिस्क्वालिफिकेशन का, जो ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन जो भी डिस्क्वालिफिकेशंस होते हैं, उसमें गवर्नर जो है वो इलेक्शन कमीशन के एडवाइस को फॉलो करे। इससे स्पीकर की भी जो ऑफिस है उसकी इंटीग्रिटी भी मेंटेन होगी और उस पर जो पार्टिजनशिप के एलिगेशंस लगते हैं वो भी कम हो जाएंगे। तो दोस्तों, ये था एंटी डिफेक्शन लॉ। ऐसे ही और टॉपिक्स को जानने के लिए, पढ़ते रहने के लिए हमारे चैनल स्कैन इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब करें और सारे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।